we had discussed the various merits of that form of organization. Today we are going to discuss demerits of sole proprietorship. So first important main demerit of sole proprietorship is limited resources. Because the only one single person is there who is setting up his business, so naturally resources with a single person are limited. So in case sole proprietor wants to expand his business, he wants to set up different branches of his business elsewhere, or he wants to diversify his business, for that he would be needing resources, but resources at the disposal of sole proprietor are quite limited. Okay, because no else contributor is there. सो उसके पास अपने रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, जिस कारण से अगर वो बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है या डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो बेटे उस केस में उसको या तो लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और लोन भी सोल प्रोप्राइटर के लिए लेना मुश्किल हो जाता है. ठीक है. Second demerit of sole proprietorship is limited managerial ability. Again, because only one person is handling all the decision, he's taking care of marketing, he's taking care of production, he's taking care of finance. So but he being a single person, his managerial ability is limited. आज के टाइम में बिजनेस को रन करने के लिए बेटे स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो एक सिंगल पर्सन में ये सारी एबिलिटीज नहीं हो सकती हैं कि वो मार्केटिंग भी मैनेज कर ले, वो प्रोडक्शन भी मैनेज कर ले, वो फाइनेंस भी देख ले, वो ऑर्डर्स भी ले आए. नहीं, उसकी मैनेजरियल एबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है, जिस कारण से वो बाकी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ compete करना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. देन विद ए लिमिटेड लाइफ, ये हमने उसके फीचर में पढ़ा था, देयर इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी in sole proprietorship. Sole proprietor business is affected by the death, imprisonment, lunacy, of the sole proprietor. In case a person becomes insolvent, he becomes lunatic. In case he dies, business may come to an end. So, which means its life is limited to the life of sole proprietor. Okay, no doubt this business can be continued by his इनहेरिटर्स, बट अगेन वी कैन, कोई श्योरिटी नहीं है. ठीक है. सो अगर वो बिजनेस अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, या वो जेल में चला जाता है, या किसी फिजिकल एलिमेंट से वो सफ़र करता है, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, या ल्यूनेटिक हो जाता है, तो उस केस में उसका बिजनेस बंद हो जाता है. ठीक है. लास्ट डीमेरिट बेटे अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स भी यूज हो सकते हैं उसके बिजनेस डेट्स को पे ऑफ करने के लिए. उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है. लिमिटेड का मतलब होता है कि जितने उसने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है उसका सिर्फ उतना ही नुकसान हो सकता है. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं होता सोल प्रोप्राइटर में. राइट. उस केस में उसके पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं अपने बिजनेस डेट्स को पे ऑफ करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है ए, ठीक है, उसके पापा ने कहा कि ठीक है मेरे पास 10 लाख रुपए लगे पड़े हैं, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं, कर लो. ठीक है. तो उनको लगता है कि आपसे बिजनेस रन नहीं होगा, वो कहेंगे चलो 10 लाख का ही एट द मोस्ट 10 लाख का नुकसान ही होगा, और क्या होगा. ठीक है. लेकिन लेट अस सपोज जो ए है ना, इसने अपना घर भी बेटे के नाम, बी के नाम पे किया हुआ है. अब उसने 10 लाख रुपए बी को दे दिए, बी ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, बी का बिजनेस डूब गया, 10 लाख भी डूब गए, इसके अलावा इसके ऊपर 10 लाख और का कर्जा आ गया. ठीक है. अब इस केस में क्योंकि बी के नाम पे ही घर है, बी का घर भी बिक सकता है इन 10 लाख को चुकाने के लिए. यानी उसकी लायबिलिटी सिर्फ बिजनेस एसेट्स तक लिमिटेड नहीं है, उसकी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, उसके डेट्स को पे ऑफ करने के लिए उसके पर्सनल एसेट्स भी यूज हो सकते हैं. ठीक है.
तो अब ए ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तेरे को 10 लाख दे देता हूँ, 10 लाख तक का ही नुकसान होगा, ठीक है। अब ए कौन से फीचर के बारे में फेमिलियर नहीं है? अगर वो ये सोच रहा है कि सिर्फ 10 लाख तक का ही नुकसान हो सकता है उसका, इससे के अलावा कुछ नहीं हो सकता, उसका घर बार, उसकी कार, सब कुछ सेफ है, तो आपको क्या लगता है, ए सही सोच रहा है? ए को कौन से फीचर के बारे में नहीं मालूम, कौन सी लिमिटेशन के बारे में नहीं मालूम सोल प्रोप्राइटर की? एनीवन? Which feature he is not aware of? The feature which he is unaware of is that sole proprietor has unlimited liability. That is, B's liability is not only limited to 10 lakh rupees, B's personal assets can also be used to pay off business debts. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। कल को जब आप सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस सेटअप करोगे तो आपको इस डीमेरिट को ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट बेटे हमारा आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नाम से आपको लग रहा होगा कि ये तो जॉइंट हिंदू फैमिली, ये तो टाइप ऑफ फैमिली मैम ने लिख दी कि एक तो न्यूक्लियर फैमिली होती है, दूसरी जॉइंट फैमिली होती है। नो बेटे, इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। एंड इट इज ओल्डेस्ट form of business organization found in India. It is found only in India because जो हिंदू रिलीजन है वो इंडिया का रिलीजन है, ठीक है, और सिर्फ हिंदू फैमिलीज ही ये बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इवन दो इंडिया सेकुलर है, इसमें मुस्लिम्स भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, लेकिन जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है दैट कैन बी सेटअप ओनली बाय द जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है। This business is carried on by the members of Hindu undivided family. एक तो हिंदू फैमिली होनी चाहिए, दूसरी बात जॉइंट होनी चाहिए, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दिस बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये बिजनेस कैसे सेटअप हो सकता है बेटे? फॉर दिस बिजनेस देयर यू शुड टेक बर्थ इन द पर्टिकुलर फैमिली, आपका बर्थ उस फैमिली में होना चाहिए, एंड 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बिकम मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। यानी अगर लेटर से ए है, ए का फादर है और इनके फादर का फादर है, यानी कि आपका ग्रैंड फादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर, फादर एंड you can become, these 3 successive generations can be members of Hindu undivided family business, ठीक है। ये जो बिजनेस है बेटे, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। हिंदू लॉ कौन सा है? जिसमें जैसे जो भी हिंदू के हिंदूज के कल्चर्स एंड एनीथिंग एल्स, इनहेरिटेंस लॉ वगैरह, दीज आर गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सक्सेशन का मतलब हिंदू फैमिलीज में जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके जो इनहेरिटर्स होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं, उनमें प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती है, वो सारी चीजें इस एक्ट में लिखी गई हैं, ठीक है। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसकी जितनी भी प्रोविजंस हैं वो इस बिजनेस के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। सो बेटे लेटर सपोज मैंने आपको बोला 3 सक्सेसिव जनरेशंस इसके मेंबर बन सकती हैं, तो ग्रैंडफादर हैं आपके, आपके फादर हैं और आप हो ए पर्सन, ठीक है। आप तीनों पर्सन एक बिजनेस रन कर रहे हो, तो उस केस में बात ये आती है कि ये बिजनेस का कंट्रोल किसके हाथ में होगा, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर तो नहीं है। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? सिंगल पर्सन है, वही ओन कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 3 मेंबर्स हैं, आप हो, आपके फादर हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। तो बिजनेस किसके, हु विल कंट्रोल द बिजनेस, हु विल टेक द अल्टीमेट डिसीजंस? तो बेटे जो एल्डेस्ट मेंबर होता है ना फैमिली का, इन दिस केस इट इज योर ग्रैंडफादर।
जरूरी नहीं है ग्रैंडफादर हो सकता है आपके फादर है, आपके फादर के ब्रदर हैं जिनको आप चाचा जी या अंकल कहते हैं, आप है। इस केस में who is the eldest member? Your father is the eldest member. So whosoever is the eldest member, the control of the business lies with him, and that eldest member is known as कर्ता. उसको हम कौन क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, आपने कभी सुना होगा बड़ों के बारे में कहते हैं यही कर्ता धर्ता है, तो वहीं से समझ लो एक वर्ड कर्ता। He is the one who is the major decision maker. He is the कर्ता of the business. ठीक है, बाकी जो मेंबर हो गए इस केस में, जैसे मैंने 2 केसेस लिए, यहाँ पर ग्रैंडफादर आपके जो है वो करता है, बाकी आपके फादर और आपको क्या कहेंगे हम? ये बाकी जो मेंबर्स हैं HUF के, उनको कहते हैं को पार्टनर्स। पार्टनर्स नहीं है बेटे, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, आपको ये ना लगे कि मैम गलती से पार्टनर कहना चाहती थी तो मैम ने पार्सनर बोल दिया। नो, द वर्ड इज पार्सनर। ठीक है, इन दिस केस योर फादर एंड यू आर द को पार्सनर्स। इन दिस केस बेटे योर चाचा जी एंड you people are the co-partners, but all the co-partners have equal share, equal ownership right over the property. Let us suppose जो प्रॉपर्टी है वो आपकी जो लेट्स से आपके एसेट्स जो है एक बिजनेस में 10 लाख के हैं, ठीक है, और उसमें 3 मेंबर्स आप हो, फैमिली के 3 मेंबर्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी, आपका एक ब्रदर भी हो सकता है इस केस में, ए एंड बी। तो इस केस में 3 को पार्टनर्स हो गए। ठीक है, कौन? आप, आपका ब्रदर, आपके चाचा जी, आपके पापा हो गए कर्ता, आप तीनों हो गए को पार्टनर्स। तो इन ऑल 4 मेंबर्स हुए ना। तो ये 10 लाख की जो प्रॉपर्टी है इसमें 4% का हिस्सा होगा, तो everybody's share will be limited to 2.5 lakh। हर एक का शेयर इक्वल होगा। ठीक है, all members have equal ownership right over the property. So in this case, if 4 members are there in joint Hindu family business, the property is worth 10 lakh rupees, each co-partner's share will be limited to 2.5 lakh rupees. Clear? Is it clear बेटे? यहाँ पे मैंने कुछ जॉइंट हिंदू फैमिली के कुछ फीचर्स, कुछ इसके बारे में बताया है आपको। फीचर्स एक बार ये डिस्कस करेंगे। पहली बात, ये ओल्डेस्ट है एंड इट इज फाउंड ओनली इन इंडिया। आप यूएस में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप मिलेगी, पार्टनरशिप मिलेगी, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, लेकिन वहां पर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आप सेटअप नहीं कर सकते। Here the business is carried on by the members of Hindu undivided family. ठीक है, हिंदू फैमिली होनी चाहिए और कोई रिलीजन का पर्सन ये वाला बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता। अनडिवाइडेड होनी चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए आप। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली, आप बोलो कि आप और आपके पापा है तो आप लोग बिजनेस सेटअप कर लो, हाँ, कल को आपकी भी शादी हो जाएगी, फिर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाओगे, राइट? देन यू एंड योर फादर, you're the members of Hindu undivided family, you can set up this business. How can you become member of Hindu undivided family? आपको अपना कोई शेयर नहीं देना इसका मेंबर बनने के लिए। The membership is by birth। ठीक है, by birth ही आप इसके मेंबर बन जाओगे। Let us suppose there is one father and his son. Both are members of Hindu undivided family. They are doing their business together. Now A is blessed with a son or any child, daughter or son, B. By birth, B will become member of HUF business. जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो उसका जो भी नाम है, बाय बर्थ जैसे ही B का बर्थ हुआ ये HUF का पार्टनर बन जाएगा। He will become co-partner.
मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख की थी, आपने 5-5 लाख का शेयर था, अब वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, 3.33, 3.33, 3.33। ठीक है। सो बाय बर्थ इसकी मेंबरशिप होती है एंड 3 सक्सेसिव जनरेशंस, मैक्सिमम 3 जनरेशंस इसके मेंबर बन सकते हैं। नाउ इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। The control of this business lies with the eldest member and that is known as karta. ठीक है। Now all the members in HUF family, they have equal ownership right over the property and all the members are called as co-partners. ठीक है। All right, let's discuss the features of HUF family, HUF business या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बेटे फर्स्ट फीचर फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, कैसे फॉर्म हो सकती है ये। ठीक है। इसके लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए, फैमिली में एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए। ओनली देन यू कैन सेट अप दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्लस देयर शुड बी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, आप सारा का सारा लोन लेके बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, तो उस केस में इसको HUF बिजनेस नहीं कह सकते। एंसेस्ट्रल पुश्तैनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है। लेट अस सपोज आपके परदादा जी की एक हवेली पड़ी हुई है, आपने हवेली को होटल में कन्वर्ट करके बिजनेस रन करने का सोच रहे हो। ठीक है। आप और आपके पापा हैं, तो 2 मेंबर्स हो गए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई, यू कैन सेट अप HUF बिजनेस। ठीक है। सो एटलीस्ट 2 मेंबर्स should be there in the family to start HUF business and ancestral property should be there. Next बेटे liability. Now इसके जो पार्टनर्स हैं, हमने उनको बोला 2 तरह के हैं, एक एल्डेस्ट मेंबर जिसको हम कर्ता कहते हैं, और दूसरे बाकी जितने भी हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं। ठीक है। उनको एटलीस्ट 2 होने चाहिए, बाकी जितने मर्जी हो सकते हैं, तो इनको को पार्टनर्स कहते हैं। अब इनकी लायबिलिटी क्या है बेटे? कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी इसके पर्सनल एसेट्स भी बिक सकते हैं। लेट अस सपोज आप सबका 4 पार्टनर्स हैं, सबने सबकी 2.5 लाख की ओनरशिप है बिजनेस में, इतनी सबने कैपिटल 2.5 लाख रुपए सबके इन्वेस्टेड है। अब सबने अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बनाई हुई है, हर एक के पास अपना घर है। ठीक है। ये करता है, इसके पास 10 लाख का घर है, इसके पास 5 लाख, बाकी सबके पास 5-5 लाख के घर। ठीक है। तो इसके पास भी 5 लाख का समझ लो, चलो एनीथिंग। तो कल को बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, आपके पहली बात ये पैसे तो आपके डूब गए, सपोज करो ये पैसे आपके डूब गए, लॉस हो गया ना, ये आपके पैसे डूब गए, अब ये वापस नहीं मिलेंगे आपको, नुकसान हो गया इतना। तो ये जो को पार्टनर्स हैं, इनका नुकसान 2.5 लाख तक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर मैं ये नहीं कह रही कि इससे ज्यादा होगा नहीं, बिजनेस का नुकसान हो सकता है 20 लाख हुआ, बिजनेस 20 लाख के नीचे आ गया। अब इस केस में बेटे जितना मर्जी नुकसान हो, बाकी जो को पार्टनर्स हैं ये वाले ABC, इनका नुकसान सिर्फ 2.5 लाख तक है, इनके सिर्फ 2.5 लाख रुपए डूबेंगे, 2.5 लाख रुपए डूबेंगे। लेकिन कर्ता को अपना घर भी बेचना पड़ सकता है बिजनेस के लॉस को रिकवर करने के लिए, डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। मैंने कहा ना 20 लाख का नुकसान हुआ है, तो ये 2.5 लाख यहाँ से चला गया, 10 लाख ये आ गया, बाकी अब कर्जेदार 5 लाख के और बैठे हुए हैं, सॉरी 10 लाख के और कर्जेदार बैठे हुए हैं, तो वो कर्ता के घर के बाहर आके बैठेंगे, क्योंकि HUF की प्रोविजंस ये कहती हैं, ये तो इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। इनकी कहाँ तक लिमिटेड है? टू द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये हाथ खड़े कर देंगे, कानून इनका कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस कानून में, जिस कानून के अंदर ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर ही ये
फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यानी अगर इनके पास 3-3 लाख की कार है, 5-5 लाख का घर है, तो भी इनका नुकसान सिर्फ 2.5 लाख तक होगा। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड टू द कैपिटल इन्वेस्टेड है। वेयर एज कर्ता बेचारे के पर्सनल एसेट्स, घर है, कार है, ये बिक सकती है अपने बिजनेस के लॉस को, डेट को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटर में क्या था, सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी क्या होती थी, अनलिमिटेड होती थी। यहाँ पर को पार्टनर्स की लिमिटेड है, वेयरएज कर्ता की अनलिमिटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फीचर देखते हैं बेटे, कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ दिस बिजनेस। अब देखो 4 मेंबर है, कर्ता है और एबीसी है। कंट्रोल कौन कर रहा है बिजनेस को, कंट्रोल लाइज विद द कर्ता। Karta has the ultimate authority to take decisions. He will take all the decisions. Though he can consult you, ठीक है, बाकी मेंबर्स को ए बी सी को कंसल्ट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो कर्ता के हाथ में है। अगर आप कर्ता के साथ अग्री नहीं करते हो तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कर्ता की ही चलेगी। ठीक है, उसके बाद बेटे कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटर में मैंने क्या बताया था कि अगर सोल प्रोप्राइटर मर जाता है, उसको जेल हो जाती है, वो पागल हो जाता है, वो कंगाल हो जाता है, तो बिजनेस में कम टू एन एंड। लेकिन HUF business does not come to an end with the death of कर्ता. Once कर्ता dies or he becomes incapable, कुछ भी है, रिटायर हो जाता है, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर he will become कर्ता and the business will continue. ठीक है, is it clear बेटे? अगर कर्ता की डेथ हो जाती है या वो इम्प्रिजन जेल हो जाती है उसको, या वो पागल हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल बिकम कर्ता एंड द बिजनेस विल कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट फीचर बेटे, माइनर मेंबर। कैन माइनर बी अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली? यस, जैसे क्योंकि यहाँ पर जो मेंबरशिप है इट इज बाय बर्थ। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो जॉइंट हिंदू फैमिली किताबों में उसका नाम चढ़ जाएगा। ठीक है, उसके हिस्से के प्रॉफिट उसकी किताबों में, इस बिजनेस की किताबों में उसके नाम पे आने शुरू हो जाएंगे। 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, अगर वो 2 पर्सन में डिवाइडेड थी 5-5 करके, जैसे ही तीसरे पर्सन का बर्थ हुआ इट विल गेट डिवाइडेड अमंगस्ट 3 ऑफ देम। सो यस, minor can become member, minor is member of joint Hindu family business because the membership is by birth. Is it clear?